हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज यह टेस्ट पेपर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बीच में ड्यू टू सम रीजंस कुछ गैप हो गया था, तो आज इस टेस्ट पेपर में नियरली 60 क्वेश्चंस हैं, माने कुल मिला के 60 हैं, उतने नहीं हो पाए हैं। दूसरे जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को दो दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रश्न दिए गए हैं वह आए, मैक्सिमम प्रयास किया जाता है कि उनसे परीक्षा में आपके आएँ, माने प्रश्न परीक्षा में आपके आएँ, मैक्सिमम यह प्रयास होता है। लेकिन आप उनसे देखें दो चीज़ें, एक तो नेचर ऑफ क्वेश्चन, कैसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, हमको उनको देखना है। दूसरा अपना टाइम मैनेजमेंट, कि एक प्रश्न मैक्सिमम अगर हमको टफ है तो वह कैसे हम मैक्सिमम प्रयास करें कि उसको सॉल्व कर सकें। कितने रिसोर्स हमारे पास होते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि जब चीज़ें हम बहुत शॉर्ट में पढ़ते हैं तो परीक्षा में हमें धोखा दे जाते हैं। अगर हमने डिटेल में पढ़ा है तो वहाँ पे सपोर्ट करते हैं। तो आए देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यह मॉडल टेस्ट पेपर 3rd की जगह क्या होना चाहिए, यह 4th होना चाहिए, वो अलग बात है। यहाँ पे लिखा गया है कि हु आर द फर्स्ट एडिटर ऑफ डेली न्यूज पेपर विच स्टार्टेड इन 1846। यहाँ पे प्रश्न है कि ये जो डेली न्यूज़पेपर है 1846 में जो स्टार्ट हो रहा है उसके एडिटर कौन थे, ध्यान रखिएगा। उसकी टाइटल क्या है, डेली न्यूज़पेपर, स्टार्टेड इन 1846 है। तो पहले आप जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से काटने का प्रयास किया करिए। इसीलिए कहा जाता है कि आप डिटेल में लाइफ स्केच को पढ़ें, इसीलिए कहा जाता है कि आप डिटेल में लाइफ स्केच को पढ़ें। अगर डिटेल में लाइफ स्केच को पढ़े हैं तो पहली बात पता है कि सैली वाज नेवर द एडिटर ऑफ एनी न्यूज़पेपर। एक चीज़ आपको पता है कन्फर्म, एक ऑप्शन कटा। दूसरा आपने देखा कि ना तो हार्डी है ना ब्राउनिंग, तो वह कौन सा ऑप्शन आपके पास बचता है, ऑप्शन बचता है एक, आपको पता है ऑल द ईयर राउंड, हाउस होल्ड बर्ड, यह दोनों भी क्या थे, यह अगर आपने पढ़ा होगा तो न्यूज़पेपर के पैटर्न पे ही थे। चार्ल्स डिकेंस महोदय ने एडिटर किया था, तो डिकेंस महोदय इसके राइट रिस्पांस हो जाएंगे। जो इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1846 में। बाद में कहा जाता है कि नियरली 17 इशूज इन्होंने प्रकाशित किया। उसके बाद यह जो है अपने मित्र जॉन फॉस्टर को दे देते हैं। उसके बाद यह मॉर्निंग लीडर में मर्ज कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसका जो राइट रिस्पांस है वह कौन है, वह यह चार्ल्स डिकेंस है। दूसरा, हुआ द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, तो थियोडोर मोमेसन, लियो टॉल्स्टॉय, रुडयार्ड किपलिंग। RFA सुली प्रोदोमैन, तो यह इस थियोडोर मेमनन है नहीं, लियो टॉल्स्टॉय नॉवलिस्ट है, रुडयार्ड किपलिंग नहीं है। इसमें यह क्या है, यह फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं, ध्यान रखिएगा, फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं। इनका जो पीरियड है फ्रेंच पोएट और एसेइस्ट है, 1839 to 1907 इनका पीरियड है। यह फ्रेंच पोएट हैं, फ्रेंच पोएट और एसेइस्ट हैं। इनका पूरा का पूरा अगर आप नाम देखेंगे तो फ्रेंच है। तो जो इनकी पूरी टाइटल है वह देखें तो RFA सुली प्रोदेमन 1839 to 1907, 1901 में इनको यह टाइटल मिली थी। कहने का मतलब पूरी टाइटल देखने की ज़रूरत नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश ऑथर वाज एन ओपीएम एडिक्ट, इनमें से कौन एक ओपीएम एडिक्ट थे। तो अब ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो फैक्ट टाइप के होते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हु आर द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश ऑथर वाज एन ओपीएम एडिक्ट, तो इसमें एक ही होंगे, आपको कौन हो जाएंगे, EST कॉलेज। तो कुछ प्रश्न तो इतने पॉपुलर होते हैं जिनमें बहुत आपको सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं होती है, ये फैक्ट टाइप के होते हैं। Who among the following died because of drowning as he did not know swimming, जैसे अब यह है तो आपने पढ़ा है, वह कौन होंगे, PB सैली होंगे। सैली महोदय को आप जानते हैं। अब सैली की डेथ पढ़िए तो 3-4 चीज़ों को आप याद कर लीजिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट, बोट का नाम क्या था, तो चाहे आप एरियल समझें चाहे जॉन डुआन, बोट का नाम क्या था, कितने लोग थे, उसमें 3 लोग थे। कितने लोगों की डेथ होती है, 2 लोगों की डेथ होती है। कौन बच जाता है, तो कहने का मतलब जब कभी एक प्रश्न को आप पढ़ें तो उसके तह तक जाने का प्रयास करें। केवल इतने पे आप ना मान लें कि सैली डाइट बिकॉज ही डिडंट नो स्विमिंग, सैली की डेथ हो जाती है क्योंकि सैली स्विमिंग नहीं जानता है।
शैली के जो डेथ के रीजन हैं आप उनको भी डिटेल पढ़ें। नेक्स्ट है द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डॉग्स इच फॉर्म शेक्सपियर्स रोमन प्ले या शेक्सपियर्स प्ले। यह शेक्सपियर जी के किस नाटक का है कि हमारे अच्छे दिन चले गए, अब हमारे जो रिमेनिंग डेज हैं वो मिसफॉर्चून्स के डेज हैं। यह किंग लियर हैमलेट टेम्पेस्ट है नहीं। किंग लियर ने ऐसा कोई फिलॉसफिकल स्टेटमेंट तो दिया नहीं है। हैमलेट, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, टेम्पेस्ट है नहीं। तो इसका जो राइट रिस्पांस होगा वह क्या होगा, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा होगा। हु सेड लाइफ इज वेरी नाइस बट इट लैक्स फॉर्म, इट्स द एम ऑफ आर टू गिव इट सम फॉर्म। किसने कहा था कि जो जीवन है बहुत सुंदर है लेकिन इसको हमको एक सिस्टमेटिक फॉर्म माने एक सिस्टमेटिक हमको इसको रूप देना चाहिए। यह किसने कहा है, तो यह जीन एंथोनीज का है, या जीन इनका पूरा नाम अगर पढ़ें तो है जीन मारिए ल्यूसियन पियर्से अनोइच। ये फ्रेंच ड्रामेटिस्ट हैं। इन्होंने कहा कि जीवन जो है वह बहुत सुंदर है लेकिन हमको जीवन को एक रूप देना चाहिए। रूप का मतलब, फॉर्म का मतलब होता है कि टू गिव अ सिस्टम टू लाइफ। वेयर वॉज चार्ल्स डिकेंस बॉर्न, डिकेंस महोदय कई बार बर्थ का प्लेस भी पूछा जाता है तो इनका जन्म कहाँ होता है, पोर्ट्स माउथ में होता है, न तो डावर, न मैनचेस्टर, न लंदन, ये याद रखें। नेक्स्ट, अबाउट 200 years आफ्टर द डेथ ऑफ चासर पीपल वर नॉट एबल टू रीड हिज पोएट्री करेक्टली। चासर महोदय के मृत्यु के बाद 200 साल व्यतीत हो जाता है, तब अभी लोग देखें उनकी कविताओं को अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? पहला है ही डिड नॉट राइट इन इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश में नहीं लिखा। द स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज हैड अंडरगोन चेंज, ही रोट इन अ डेड डायलेक्ट, पीपल ऑफ इंग्लैंड हैड फॉरगॉटन टू रीड एंड राइट। अब देखें एक एक को कट ऑफ करिए, यह कहीं से संभव नहीं। डेड डायलेक्ट यह भी बेकार है। ही डिड नॉट राइट इन इंग्लिश यह भी गलत है। तो राइट रिस्पांस क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज हैड बीन चेंज। तो राइट रिस्पांस 8 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर था वह काफ़ी कुछ चेंज हो गया। चासर महोदय को आपने देखा होगा, चासर महोदय ने किस में लिखा था, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में। और जब इंग्लिश मॉडर्न हो गई तो नॉट ओनली द स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन वाज कट ऑफ। अब देखें केवल और केवल इंग्लिश में स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन ही कट ऑफ नहीं हुआ था, सेवरल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स वर आल्सो चेंज। ढेर सारी चीज़ों को बहुत डिफरेंट सेंस में यूज किया जाने लगा। तो मॉडर्न इंग्लिश टोटली डिफरेंट हो जाती है ओल्ड इंग्लिश से। नेक्स्ट है 4 रीजन्स आर गिवन टू जस्टिफाई द एपिथेट ऑफ पोएट्स पोएट दैट वाज गिवन टू स्पेंसर विच वन इज नॉट करेक्ट। अब इसमें आपको बताना है कि जो टाइटल है स्पेंसर की द पोएट्स पोएट, जो टाइटल है स्पेंसर की पोएट्स पोएट, इसमें से पूछ रहा है दैट वाज गिवन टू स्पेंसर विच वन इज नॉट करेक्ट। हमको ध्यान दे के प्रश्न को पढ़ना है, यह क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। स्पेंसर्स लव ऑफ ब्यूटी यह सही है, हिज यूज ऑफ ऑब्सोलेट वर्ड्स, हिज आइडियलिज्म, हिज एक्सक्विजिट मेलोडी, तो यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। जो सही नहीं है वह क्या है, यूज ऑफ ऑब्सोलेट वर्ड्स, ऐसा नहीं है। स्पेंसर इज रिगार्डेड पोएट्स पोएट नॉट ओनली ऑन द यूज ऑफ beautiful words but also the beautiful ideals of life. Next है tension charge of the light brigade is based on, यह किस पे आधारित है, the meter used by Michael Drayton in the ballad of Agincourt, the meter used by Michael Drayton in the, यह जो बैटल होना चाहिए ऑफ अगिनकोर्ट, द मीटर चैपमैन यूज्ड इन हिज मेट्रिकल ट्रांसलेशन ऑफ द ओडेसी, द मीटर सर फिलिप सिडनी यूज्ड इन अर्काडिया, द मीटर यूज्ड बाय दांते इन हिज इन्फर्नो। अब आपको बताना है यह चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, यह टेंशन की वह कविता है 1854 में लिखी जाती है। यह रसिया और ऑटोमन तुर्क्स के बीच जो 53 से 56 युद्ध चलता है उसी में लिखी गई है। तो इसमें इन्होंने वही मीटर का यूज किया है। इन द बैटल होगा, बैटल ऑफ अगिनकोर्ट BATTLE, इसमें जो मीटर यूज किया है। और यह कविता कब प्रकाशित होती है, 1854 में होती है। क्रीमियन वार बड़ा फेमस आपने पढ़ा होगा, क्रीमियन वार पे यह कविता लिखी गई है, CRIMEAN। यह क्रीमियन वार था, यह 1853 से लेकर के 1856 किसके बीच होता है, अभी बताया गया। यह रसिया माने रूस और ऑटोमन एम्पायर के बीच होता है।
यह रसिया ऑटोमन एम्पायर के बीच होता है। तो ले दे करके यहाँ जो प्रश्न दिया गया उसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हु वर द कैरेक्टर्स ऑफ द मोरालिटी ड्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो मोरालिटी ड्रामा, तो इनका पूरा का पूरा एक आपको चित्र बना दिया जाता है। एक आप इनका देखें, डायनेस्टिकल स्टडी कर लिया करिए कि जो डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा है, लिटर्जी जो रिलीजियस फेस्टिवल्स है उससे मिस्ट्री मिरेकल डेवलप होते हैं, फिर मोरालिटी इंटरल्यूड होता है, फिर उसके बाद रेगुलर आर्टिस्टिक ड्रामा का जन्म होता है। तो यह जो मोरालिटी ड्रामा है जो है इसके कैरेक्टर्स, हु आर द कैरेक्टर्स ऑफ द मोरालिटी ड्रामा, ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन, द आइडियल मैन एंड वीमेन, सिनर एंड क्रिमिनल, एब्स्ट्रैक्ट ह्यूमन क्वालिटीज लाइक लव, ग्रीड, गुडनेस, कॉन्साइंस, etc। अब इसमें देखें तो यह नहीं है, यह नहीं है, यह तो राइट रिस्पांस क्या है इसका, डी हो जाएगा। मोरालिटी ड्रामा बेस्ड ऑन द एब्स्ट्रैक्शंस ऑफ द ह्यूमन वर्चूज एंड वाइसेस, यह मानव के गुण अवगुण पर आधारित था। The first true play of the English language, Ralph Waldo Emerson, was written by a master of the Eton. What was his name? इनका नाम क्या था? तो यह तो आपको याद ही होगा। अब इसमें क्या बताना कि सैर डार्विन से जॉन स्केल्टन, जॉन हेवुड, यह कौन है? निकोलस उदाल है। निकोलस उदाल के बारे में आप जानते हैं 1505 से 1556 इनका DOB है, 1505 to 1556 DOB है इनका। ढेर सारे ट्रांसलेशन का वर्क किया। द फर्स्ट रेगुलर क्लासिकल कॉमेडी ही इज क्रेडिटेड टू कंपोज द फर्स्ट रेगुलर क्लासिकल कॉमेडी राल्फ रॉयस्टेड वेस्टर। इनको ब्रैगर्ट लवर कहा जाता है। इन्होंने रेगुलर नाटकीय परंपरा को जन्म दिया, निकोलस उदाल महोदय। ग्रैमर गर्टन्स नीडल विच इज द सेकेंड नोन प्ले वाज अ प्ले रिप्रेजेंटिंग द लाइफ ऑफ, यह किसके जीवन पर आधारित है? द पीजेंट क्लॉस, द लैंड ओनर्स, द मर्चेंट्स, सोल्जर्स ऑन अ बैटलफील्ड। तो जब कहानी को पढ़ा करिए तो आप उसका जिस्ट भी पढ़ा करिए। यह किस पे है? पीजेंट्री सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। यह किस पे है? द पीजेंट्री सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। नेक्स्ट, द फर्स्ट ट्रेजेडी टू बी रिटन एंड एक्टेड इन इंग्लिश वाज जॉइंट वेंचर ऑफ थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन। इट वाज फर्स्ट एक्टेड इन, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों प्ले चूँकि बिगिनिंग के हैं, यह आपसे पूछे जाते हैं। तो वह फर्स्ट ट्रेजेडी जो है थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन का, वह कब एक्ट की जाती है? तो 1562 है डेट, क्योंकि फैक्ट है तो डेट आप याद रखें, यह है 14 का। डॉन एड्रियानो इज ए कैरेक्टर इन, यह भी आपने पढ़ा होगा। शेक्सपियर का लव्स लेबर्स लास्ट पढ़ा होगा। तो ये बड़ा एरोगेंट क्या है? सैनिक है। यह सैनिक है एरोगेंट, किसमें है? लव्स लेबर्स लास्ट 16। विच इज मार्लोज लास्ट प्ले? तो टेम्बरलेन द ग्रेट फर्स्ट है। उसके बाद जीव ऑफ माल्टा एडवर्ड सेकेंड। तो लास्ट इनका क्या है? जस्ट बिफोर डेथ लिखा जाता है डॉक्टर फास्टस 1593। कब लिखा जाता है? 1593 में लिखा जाता है। नेक्स्ट, हु आर द फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल इन इंग्लिश एज सेंसबरी कॉल देम। तो आप देखिए इस प्रश्न से आपको दो चीज़ें मिली। ये जो टाइटल है यह किसने दिया है? फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल किसने दिया है? तो जॉर्ज सेंसबरी ने दिया है। अब इसमें कौन कौन से हैं? इसमें रिचर्डसन है, फील्डिंग है, स्मॉलेट है, स्टर्न है। इसमें रिचर्डसन, फील्डिंग, स्मॉलेट और स्टर्न है। इनको आप डिटेल में पढ़ लें। मैंने कुल मिलाकर के 17 का जो राइट रिस्पांस है वह क्या है? डी है। इनके कंट्रीब्यूशन को पढ़ ले क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दे प्रमोटेड द इंग्लिश ड्रामा। रिचर्डसन पिकारोस्क नावल के लिए जाने जाते हैं। टोबियाज स्मॉलेट का रेंडम बड़ा फेमस है। तो फोर व्हील्स ऑफ नावल जॉर्ज सेंसबरी ने दिया। An author sums up the human conditions thus: human life is everywhere a state in which much is to be endured and little to be enjoyed. Who said this and where? अब इसमें कह रहे हैं कि किसने कहा है कि ह्यूमन लाइफ इज एवरीवेयर स्टेट। अगर देखें तो ह्यूमन लाइफ क्या है? स्टेटिक है। विच मस्ट बी इंड्योर्ड एंड एंजॉयड बोथ, दोनों ही करना चाहिए हमको। उसको कुछ इंड्योर करना चाहिए और कुछ क्या होना चाहिए? एंजॉयड करना चाहिए। यह किसकी है? यह थोड़ा सा सैटारिकल लाइन है। यह डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की है। इनकी रचना है रेसेलास। यह रेबेलास दे दिया है, RASSALES। यह रेसेलास है। इसमें इन्होंने क्या किया है? इसको दिया है 1759। यह रचना कब की है? 1759 की है। इसकी जो सब टाइटल है
द प्रिंस ऑफ एबिसिनिया, द प्रिंस ऑफ एबिसिनिया अटेल है। तो यह जो आपका 18th है उसका ए हो गया, एक मतलब इसका राइट रिस्पांस डी है। अब उसके बाद 19th को देखते हैं। तो गोथिक नॉवेल्स आर, अब यहाँ पे दिया गया गोथिक नॉवेल, तो गोथिक नॉवेल्स ऑफ मिस्ट्री एंड टेरर, नॉवेल्स रिटन अंडर द फ्रेंच इन्फ्लुएंस, नॉवेल्स ऑफ रिवोल्ट, नॉवेल्स ऑफ रोमांटिक एडवेंचर। अब गोथिक नॉवेल क्या है? तो जब गोथिक नॉवेल कोई भी प्रश्न हम देखें तो पहले यह देख लें कि हु इज रिगार्डेड द प्रोजेनर ऑफ दिस जेनर ऑफ नॉवेल, कौन प्रोजेनर है? तो होरेस वालपोल को कहा जाता है। इनका पीरियड है 1797। यह गोथिक नॉवेल के फादर कहे जाते हैं। HORACEWALPOLE 1717 से 1789 होरेस वालपोल। अब देखें होरेस वालपोल, ओ सॉरी 1797 ए होरेस वालपोल हो गए। अगर आपने इनका पढ़ा होगा कासल ऑफ ऑटरेंटो, ए फर्स्ट गोथिक नावल रिगार्ड किया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? द नॉवेल्स ऑफ मिस्ट्री एंड टेरर कहा जाता है, नॉवेल ऑफ मिस्ट्री एंड टेरर कहा जाता है। तो अब आप नॉवेल पढ़ रहे हैं तो अब जितनी वैरायटी हैं ये आपका दायित्व तो बनता है। अब आप एक हेडिंग पढ़ लें, वह क्या है? काइंड्स ऑफ नॉवेल पढ़ लें। नॉवेल कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के, उनके जो प्रोजेनर हैं, जो फादर हैं, उनको भी तैयार कर ले, शॉर्ट लिस्टिंग कर ले, और उनके साथ शॉर्ट लिस्टिंग के साथ जो उनके इम्पोर्टेंट नॉवेल्स हैं उनको देख लें। नेक्स्ट है लर्न हेंस फॉर एंशिएंट रूल्स जस्ट स्टीम टू कॉपी नेचर इज टू कॉपी देम फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन। अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर पोप महोदय की किस लाइन से लिया गया है कि लर्न हेंस, एंशिएंट्स को हम पढ़ें, अगर मैन के नेचर को हम जान लें तो उसका जो जिस्ट है वह भी वैल्यूएट कर लें। तो जो इनका मोस्ट पॉपुलर है वह जानते हैं, यह किसका है? यह रेप ऑफ द लॉक का है नहीं, द एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म। तो ले दे करके इसका जो राइट रिस्पांस है वह क्या है? बी है। हुज व्यू इज द फॉलोइंग, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडर्न पोएट्री इज द रिजल्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडर्न लाइफ। स्टेफन स्पेंडर, W.B. ईट्स, नॉन ऑफ दीज। W.B. ईट्स को आप जानते हैं कि मिस्टिक पोएट हैं। स्टेफन स्पेंडर नहीं, T.S. एलियट महोदय ने लिखा है कि लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ फेथफुलनेस, लैक ऑफ वर्चू is the main reason behind the complexity of human nature in the modern society and that is the reason behind the complexity of literature। यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट T.S. एलियट का है। ड्रॉयडन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री had the background of criticizing English literature by a French diplomat who was he, Samuel Sorbiere। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद होना चाहिए। इसका पब्लिकेशन डेट कब है? इसका पब्लिकेशन डेट 1668 है। ये 1668 मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यह 1668। और यह डेट और किसी के लिए महत्वपूर्ण है, आपको शायद याद होगा। वह किसके लिए महत्वपूर्ण है? ड्राइडन वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ड्राइडन महोदय को द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अपॉइंट किया जाता है। उसी साल यह प्रकाशित होती है। निंदा किसने किया था? फ्रेंच डिप्लोमेट, ऑप्शन ए है सैमुअल सॉर्बियरे। द टर्म पैथेटिक फैल्सी वॉज क्वाइंड बाई, यह तो आपको इतनी बार बताया गया है, जॉन रस्किन महोदय। यह विक्टोरियन ऑथर एंड फिलोसफर है। हु इज द राइटर ऑफ प्रोमेथियस बाउंड? P.B. शैली, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ ब्राउनिंग, जॉन कीट्स। अब कीट्स को आपने पढ़ा है नहीं। ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग है नहीं, दो लोगों ने लिखा है। तो शैली का जो है वह अनबाउंड है, आप ध्यान रखिएगा। शैली का क्या है? प्रोमेथियस अनबाउंड है। शैली का लिरिकल ड्रामा है 4 एक्ट्स में। शैली का जो है वह क्या है? लिरिकल ड्रामा है 4 एक्ट्स में। और इनका जो है 1833 में ट्रांसलेशन है। इनका जो है 1833 में वह क्या है? इनका ट्रांसलेशन है। इनका जो ट्रांसलेशन है वह इन्होंने कहाँ से लिया है? प्रोमेथियस बाउंड, एकिलस से लिया है। द फर्स्ट रिमार्केबल ट्रेजेडियन ऑफ एंशिएंट ग्रीस। तो इनका जो है यह ट्रांसलेशन है, ध्यान दीजिएगा। यह TRANSLATN यह ट्रांसलेशन है। और किसका? AESCHYLUS यह किसका ट्रांसलेशन है? यह एकिलस का ट्रांसलेशन है। और जबकि शैली का क्या है? वह 4 एक्ट का लिरिकल ड्रामा है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। शैली का जो है
वह अनबाउंड है और इनका बाउंड है। नेक्स्ट 25, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट ऑफ चार्ल्स डिकेंस। हार्ड टाइम्स है नहीं, ओलिवर ट्विस्ट नहीं है, तो एक ही बचता है, वह क्या है, डेविड कॉपरफील्ड को ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस कहा जाता है। अब ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस कहा जाता है, उसके सिवा देखें डिकेंस महोदय ने डेविड कॉपरफील्ड के बारे में खुद ही लिखा है कि द पेन दैट रोट डेविड कॉपरफील्ड इज डिप्ड इन माई ओन ब्लड। वह कलम जिसने डेविड कॉपरफील्ड को लिखा, इसमें मेटाफर है, वह मेरे ही जीवन से जुड़ी है, माने जो स्टोरीज हैं मेरे ही जीवन से जुड़ी हैं। अब पिकारेस्क नॉवेल कंटेन्स, अब देखें जब हम पिकारेस्क नॉवेल को पढ़ें तो पिकारेस्क नॉवेल के जो प्रोजेनर हैं इंग्लिश लिटरेचर में, हु बिगन द ट्रेडिशन ऑफ पिकारेस्क नॉवेल या हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ पिकारेस्क नॉवेल, तो आपने किसको पढ़ा है, थॉमस नैश को पढ़ा है, तो थॉमस नैश को पढ़ा है। अब उसके बाद जो उनका पिकारेस्क नॉवेल है द लाइफ ऑफ जैक मिल्टन। अब देखें अ स्टोरी ऑफ अ रैस्कल हु बाय हिज हर्बिट्स ट्रेवल्स हियर एंड देयर, तो स्टोरी टोल्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ लेटर एक्सचेंज, यह होगा नहीं, अ नैरेटिव डिपिक्टेड थ्रू द पिक्चर्स, यह नहीं है, ऑल द थ्री। तो कुल मिलाकर के जो 26 का राइट रिस्पांस है वह क्या है, ए है। द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ मार्लो द जीव ऑफ माल्टा, अब ये तो आपको रटा रटाया होगा। साइलाक है नहीं, मर्चेंट ऑफ वेनिस के है, अब्राहम एजैक है नहीं, एक ही कैरेक्टर है, एक ही यहाँ नाम है जो कि मोस्ट सुटेबल रिस्पांस है। द प्लेज रिटन ड्यूरिंग एलिजाबेथन पीरियड फेल इनटू डिफरेंट टाइप्स सच एज कोर्ट कॉमेडी, डोमेस्टिक ड्रामा, रोमांटिक कॉमेडी एंड he or she tragedy, melodrama and the tragedy of blood. Which among Shakespeare's plays a tragedy of blood? इनमें से किसको ट्रेजिडी ऑफ ब्लड कहा जाता है, तो 4 ग्रेट ट्रेजिडीज दी गई है, किंग लियर ट्रेजिडी ऑफ ब्लड नहीं है, न तो ऐसे मर्डर तो सब में है, लेकिन जो मोस्ट हिनुअस क्राइम एंड क्रुएलिटी, जो मोस्ट हिनुअस क्राइम एंड क्रुएलिटी इज गिवन बाय शेक्सपियर विच वाज फाइनली रिजेक्टेड बाय द पब्लिक। एक ऐसी त्रासदी जिसे हम हिनुअस त्रासदी कह सकते हैं, घृणास्पद त्रासदी कह सकते हैं, वह कहाँ दी गई है, वह टीटस एंडोनिकस में दी गई है। तो जिसे ट्रेजिडी ऑफ ब्लड कहा जाता है शेक्सपियर में, वह कौन सा है, ट्रेजिडी ऑफ ब्लड टीटस एंडोनिकस है। इन 1642, 26 years after the death of Shakespeare, all the theatres in England were closed down by an act of the parliament. Why? अब यह 1642 द थिएटर्स वर क्लोज, जो थिएटर्स क्लोज किए गए उनके पीछे का रीजन क्या था, द थिएटर शोड रेडिकल प्लेज, द थिएटर्स टॉर्मेंटेड रिवोल्यूशन, द प्लेज प्रोड्यूस डिड नॉट प्रूव टू द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज, द स्टेज वॉज प्रोड्यूसिंग इविल एंड लिसेंटियस प्ले विथ सीन्स ऑफ ब्लड एंड हॉरर। अब यह पूछ रहा है कि जो है 1642 में जब थिएटर्स क्लोज होते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द सिविल वार, तो उनके पीछे का रीजन क्या था, तो सरकार ने आरोप लगाया था कि रीजन है द स्टेज वॉज प्रोड्यूस्ड इविल एंड लिसेंटियस प्ले विथ सीन्स ऑफ ब्लड एंड हॉरर। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के दीज प्लेज आर क्रिएटिंग अनार्की इन द सोसाइटी, समाज में अराजकता पैदा कर रहे हैं। शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन वर फ्रेंड्स, शेक्सपियर एक्टेड इन वन ऑफ जॉनसन्स प्ले विच वाज, शेक्सपियर और बेन जॉनसन फ्रेंड्स थे, इन्होंने शेक्सपियर ने इनके नाटकों में काम किया है। तो ईस्टवर्ड हो, ये गलत है टाइटल यहाँ पे भाई, ईस्टवर्ड हो, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, सिंथियाज रिवेल्स, द एल्केमिस्ट, तो शेक्सपियर ने किस में किया है, यह बात कब की है, 1598 की है। शेक्सपियर महोदय ने, अगर आपने पढ़ा होगा, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में सीनियर नोबेल का रोल निभाया है शेक्सपियर महोदय। तो इसका जो राइट रिस्पांस हो जाएगा वह, इसका जो राइट रिस्पांस है वह क्या है, बी है। हु रोड ब्लिस वॉज इट इन दैट डान टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हीवन, यह स्टेटमेंट किसका है, कोलरिज, एंड्रू बेल, वर्ड्सवर्थ, जोसेफ लैंकास्टर। तो आपको यह पता है कि यह वर्ड्सवर्थ, पहले यह कविता क्या थी, अ पार्ट ऑफ प्रेल्यूड थी, बाद में कॉलेज महोदय ने इसको अलग से प्रकाशित कर दिया अंडर द टाइटल फ्रेंच रिवोल्यूशन। वर्ड्सवर्थ महोदय ने लिखा है कि फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ नेचर सीमिंग बॉर्न अगेन, ऐसा लगता है कि द फ्रांस हैज़ टेकन अ न्यू बर्थ इन द फील्ड ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के क्षेत्र में फ्रांस का पुनर्जीवन हो रहा है, फ्रांस ने एक नया जन्म लिया है। और ब्लिस वॉज इट इन दैट डान टू बी अलाइव टू बी यंग वॉज वेरी हीवन, तो यह वर्ड्सवर्थ का है। वेयर वर लिरिकल बैलेट्स रिटेन इन,
वर्ड्सवर्थ महोदय ने जो लिरिकल बैलेट्स है वह कहाँ लिखा था, वह वर्ड्सवर्थ महोदय कहाँ रह रहे थे, तो ये बड़ा फेमस है, ध्यान दीजिएगा, क्विंटॉक हिल्स। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ उस समय रह रहे थे जब इन्होंने लिरिकल बैलेट्स लिखा था। दैट इफ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू, अगर सोने को जंग लग जाए तो लोहा बेचारा क्या करेगा। यह क्या है, यह चासर का है, यह चासर का है। और चासर का जो कैरेक्टर यह इसको कहता है वह क्या है, वो सॉरी पार्सन्स टेल है, यह इनका टेल है। यहाँ से यह लाइन ली गई है 33 का बी। नेक्स्ट, हु all collaborated to make literature adapted to interest into mankind which resulted in the lyrical ballads। इनमें से कौन कौन थे, बोथ ए एंड बी, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज। लिरिकल बैलेट्स जो पब्लिश होता है उसमें किन किन लोगों ने कोलेबरेट किया था, तो ये आपने पढ़ा हुआ है, आपका रटा हुआ है, कॉलेज और वर्ड्सवर्थ थे। हु रोट द फेमस प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स, लिरिकल बैलेट्स का प्रीफेस। तो लिरिकल बैलेट्स को जब आप तैयार करिए तो उसमें दो चीज़ें देखिए, जब पहली बार प्रकाशित होता है लिरिकल बैलेट्स, तो यह जब प्रकाशित होता है 1798 में, तो यहाँ क्या होता है, एन एडवर्टाइज, ADVERTIS एडवर्टीजमेंट होता है। यह जो प्रीफेस शब्द है यह कब जोड़ा जाता है, पहली बार 1800 और 1802। 1802 को कहा जाता है द लॉन्गेस्ट एडिशन ऑफ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। इसमें वर्ड्सवर्थ महोदय ने एक अपेंडिक्स जोड़ा है, तो यह किसी ने नहीं लिखा था, प्रीफेस वर्ड्सवर्थ महोदय ने खुद ही लिखा था। ध्यान दीजिएगा, प्रीफेस जो लिखा गया, जोड़ा गया था इसमें, वह वर्ड्सवर्थ महोदय ने खुद ही लिखा था, उसमें किसी ने प्रीफेस को ऐड नहीं किया था, वर्ड्सवर्थ महोदय का है। नेक्स्ट हुई सर टोपाज। अब इसमें देखें, अच्छा, हु इज़ द डिसोल्यूट नाइट, सर टॉबी वेल्च, सर फेबियन, सर टोपाज, सेल्स्टियन। यह कौन है, अगर आपने पढ़ा होगा 12th नाइट, TWELFTH नाइट, 12th नाइट को पढ़ा होगा, तो सर टॉबी वेल्च को क्या कहा जाता है, डिसोल्यूट नाइट कहा जाता है। हुई सर टोपाज, टोपाज महोदय कोई नहीं है, फेस्टे महोदय ही डिसगाइज फॉर्म में जाते हैं कि टू कंसोल्ट मालवोलियो इन द प्रिजन, तो हुई सर टोपाज, फेस्टे है। हार्डी चीफ प्रीऑक्यूपेशन इन हिज वर्क्स इज विथ द थीम ऑफ लव, द मैन वुमेन रिलेशनशिप, द फिलियगो, इनग्रेटिट्यूड, मैंस अनइक्वल स्ट्रगल विद द फेट। तो हार्डी महोदय का देखें तो हार्डी महोदय ने क्या दिखाया है, मैंस अनइक्वल स्ट्रगल टू द फेट, कहीं ना कहीं डेस्टिनी इज ऑलवेज हॉस्टाइल टू मैन। हार्डी महोदय 38 का बी डी होगा कि हमेशा व्यक्ति और व्यक्ति की किस्मत के बीच के द्वंद्व को दिखाया गया है। विच नॉवलिस्ट हैज एक्सप्रेस दैट द हैप्पीनेस वाज बट द ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। यह भी आपने पढ़ा है। यह लाइन किसकी है, थॉमस हार्डी की है। थॉमस हार्डी महोदय के किस नावल से यह ली गई है, तो थॉमस हार्डी महोदय का जो नावल है वह क्या है, थॉमस हार्डी महोदय का जो नावल है वह टेस ऑफ डियरवर विलेज, उसकी लाइन है। विच जॉन कीट्स पोएम वाज ब्रूटली क्रिटिसाइज्ड बाय ब्लैकवुड एंड क्वार्टरली रिव्यू मैगजीन, एंडीमियन, लॉमिया, इजाबेला द यू ऑफ सेंट एग्नस। तो 1818 का ये है, तो इसी को क्रिटिसाइज किया था और इसी के बाद शैली और कीट्स की फ्रेंडशिप में भी गैप आ जाता है, दरार, तो वह एंडीमियन है। हु सेड A thought to done was an experience, it modified his sensibility। यह बहुत फेमस स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा। यह किसका है, टी.एस. एलियट का है, मेटाफिजिकल पोएट्स में उन्होंने लिखा है। Who said a thought to done was an experience, it modifies his sensibility। तो यह किसका है, टी.एस. एलियट का। What does the term Celtic revival in literature signify? आप ध्यान रखिएगा, यह कई बार प्रश्न आ चुका है। What does the term Celtic revival? तो सेल्टिक्स वर रिगार्डेड द फर्स्ट रिमार्केबल ब्रांच या फर्स्ट रिमार्केबल रेस या फर्स्ट रिमार्केबल ट्राइब्स ऑफ इंग्लैंड, इसी ट्राइब्स के किंग लियर थे। तो व्हाट डज द टर्म सेल्टिक रिवाइवल इन लिटरेचर, इससे क्या तात्पर्य है, द अटेम्प्ट टू ब्रिंग आउट द वेल्थ ऑफ ओरिएंटल फॉकलोर, इसका कोई मतलब नहीं रहा ओरिएंटल फॉकलोर, टू डेल्व एंड द हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड, टू लुक इनटू द पास्ट ऑफ इंग्लैंड, यह भी नहीं, टू कॉल अटेंशन ऑफ द अनयूज लिटरेरी वेल्थ ऑफ आयरलैंड, यह इसका हो जाएगा डी, आयरलैंड माने पास्ट जो था, तो यह इसका राइट रेस्पॉन्स होगा कि जो पास्ट का लिटरेचर था इन्होंने उसको इमिटेट करने का प्रयास किया, फॉकलोर्स को।
हु आर द थर्ड पर्सन विद कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ एट क्विंटॉक हिल्स व्हेन द लिरिकल बैलेट्स वर कंपोज। जब तो थर्ड पर्सन कौन था, तो पोएट्स ऑफ सीनियर ग्रुप आप जानते हैं, वह थर्ड पर्सन कौन थे, वह रॉबर्ट साउदे थे। इन तीनों लोगों को क्या कहा जाता है, यह डोरोथी वर्ड्सवर्थ थी। ये जो थर्ड पर्सन है वह कौन थे, डोरोथी वर्ड्सवर्थ। इन तीन लोगों को मैंने कहा कि साउदे हो गए और कॉलरिज हो गए, इनको भी ध्यान रखिए, और दूसरे क्या हो गए, वर्ड्सवर्थ। इनको क्या कहा जाता है, द पोएट्स ऑफ एल्डर ग्रुप। इनको क्या कहा जाता है, एल्डर ग्रुप के पोएट कहा जाता है। अब एल्डर ग्रुप और यंगर ग्रुप में डिफरेंस क्या था, मोस्टली द पोएट्स ऑफ द एल्डर ग्रुप ऑफ रोमांटिक एज वर इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये इसका 43 का सी हो जाएगा। ये किससे प्रेरित थे, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रेरित थे। जो यंगर ग्रुप के पोएट्स थे उनका फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत कुछ लेना देना नहीं था। वर्ड्सवर्थ नेचर वाज फिजिकली ब्यूटीफुल, रिविलेशन ऑफ गॉड, ट्रूथ, सूदिंग। वर्ड्सवर्थ का जो नेचर था, वर्ड्सवर्थ के हिसाब से वह क्या था, वह कहीं ना कहीं देखें तो फिजिकली ब्यूटीफुल था, रिविलेशन अभिव्यक्तिकरण था ईश्वर का, सत्य था कि सूदिंग था। तो वर्ड्सवर्थ ने लिखा है कि द मल्टीपल ब्यूटी ऑफ नेचर रिप्रेजेंट द मल्टीपल ब्यूटी ऑफ गॉड। यह विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक सुंदरता है, यह हमें ईश्वर की सुंदरता का निदर्शन कराता है। तो 44 का क्या हो जाएगा, बी। वेयर डू वी फाइंड दीज लाइन्स, टोंग इन द ट्रीज, बुक्स इन द रनिंग ब्रुक्स, सरमन्स इन स्टोन्स एंड गुड इन एवरीथिंग। अब बहुत फेमस लाइन है, शेक्सपियर के एज यू लाइक इट में यह कौन कहता है, जैक सीनियर कहता है, आपको याद ही होगा। या ऐसे जितने महत्वपूर्ण लिटरेरी कोटेशंस हैं आप उनको याद कर लें। 45 का बी होगा। व्हाट आर द 3 स्टेज ऑफ वर्ड्सवर्थ लव ऑफ नेचर एज डिस्क्राइब इन टिंटरनेबी। तो एनिमल पैशन ऑफ चाइल्डहुड, इम्पैशन लव ऑफ यूथ, मैच्योर लव, ऑल ऑफ अबव, इसमें सभी हो जाएंगे। 3 स्टेज वर्ड्सवर्थ के जो लव ऑफ नेचर हैं वह टिंटरनेबी में दिखाया गया है, जो तीनों है। तो 46 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 47, विच स्टेज डज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स व्हेन ही टॉक्स ऑफ द साउंडिंग कटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन। द साउंडिंग कटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन, यह क्या है, इम्पैशन एनिमल लव, यह इसका राइट रिस्पॉन्स होगा नहीं। स्पिरिचुअल यह भी नहीं है, सोबर लव नहीं है, तो एक ही बचता है, इम्पैशन्ड लव ऑफ यूथ। When the poet was totally unaware about the value of nature in the life of man, but the physical beauty of nature attracted him. Next name वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। तो वर्ड्सवर्थ की स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी किसे कहा जाता है, टेंटर्न एब्बी को कहा जाता है। ये आपको पता है, पता होना चाहिए। द रेक्ल्यूज इनकम्प्लीट है, इमॉर्टैलिटी और ऑटोबायोग्राफी है नहीं, प्रेल्यूड ऑटोबायोग्राफी है। यह क्या पूछा गया है, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। आप शब्द पे ध्यान दें तो कई बार न बनते हुए प्रश्न भी बन जाया करते हैं। नेक्स्ट है, इन विच पोएम दीज लाइन्स अकर, फॉर ऑफ एन ऑन माई कोच आई लाई, इन वैकेंट आर इन पेंसिव मोड, दे फ्लैश अपॉन दैट इन वर्ड आई, व्हेन इज अ ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। व्हेन लिखा है, विच होगा यहाँ पे क्या होगा, AWHICH हो जाएगा। विच इज ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, यह किसका है, डैफोडिल्स का है। आपने पोएम को पढ़ा है। यह लाइन किसकी है, डैफोडिल। हु रोट दिस, ही प्रेथ वेल हु लवेथ वेल बोथ मैन एंड बर्ड एंड बीस्ट। यह बहुत फेमस लाइन है। अभी आपसे कहा गया कि आप जब पढ़ें तो इम्पोर्टेंट लाइन्स, इम्पोर्टेंट कोटेशंस का एक जो है शॉर्ट नोट्स बना लें, और जितने महत्वपूर्ण कवि हैं बहुत ज़्यादा नहीं, एक में 10-10, 5-5 लाइन्स आएंगे, एक में 10-10, 5-5 लाइन आएंगी, उनका आप शॉर्ट नोट्स बना लें। तो 50 का क्या हो गया, बी कॉलेज। नेक्स्ट है डायरेक्शन, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट। अब यहाँ पे आपका ग्रामर पोर्शन है, इसमें देखें जो दिया गया है कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू कीप माई बॉबल क्लीन, नो एरर। अब डॉक्टर ने हमें सलाह दिया कि आप जो है क्लीन करें, तो क्लीन बॉबल की जगह बॉबल्स होगा, क्योंकि फेफड़े क्या होते हैं, 2 होंगे, तो यहाँ यस हो जाएगा। तो राइट रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, यह सी हो जाएगा। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू कीप, यहाँ तक यह सही है। जो रॉन्ग है वह बॉबल को बॉबल्स हो जाएगा।
Two of the boy from the neighboring school fell down from a tall tree standing before my house. Next है two of the boy. The two लिखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, the boys हो जाएगा, न कि boy होगा. The neighboring school, तो ये right response A हो जाएगा कि ये गलत है. Fell down from a tree है, सही है, standing before. Next है the use of recycled paper is saving thousands of trees from being cut down each year. अब आपको बताना है कि the use of recycled paper is saving अगर हम देखें तो recycled paper को अगर हम यूज करना शुरू कर दें तो वहाँ पे हजारों पेड़ों की बचत हो जाएगी. तो द यूज ऑफ रिसाइकल्ड पेपर इज सेविंग थाउजेंड की जगह क्या हो जाएगा, थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज हो जाएगा. तो यह गलत है. द ट्रेन वॉज बर्न टू आइस ओवर नाइट. अब देखें द ट्रेन वॉज बर्न ओवर नाइट, तो यहाँ पे आइस का क्या हो जाएगा, एसएस हो जाएगा, टू एसएस. तो अब यहाँ पे 53 का यह बी हो जाएगा, 52 का ए हो गया. तो कभी अगर इस टाइप के आते हैं कॉमन एरर का प्रश्न आता है तो उसमें हमको किस पे फोकस करना होता है, द करेक्ट फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब बोथ. करेक्ट फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब बोथ. अब यहाँ पे देखें ए आपका क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे कंप्रिहेंशन है. कंप्रिहेंशन में डायरेक्शन दिया गया है कि ये कंप्रिहेंशन है. इसमें देखें हमको प्रश्न सॉल्व करना है तो पहले हम इसको पढ़ के समझें. द हैबिट ऑफ रीडिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ मैनकाइंड एंड वी एंजॉय रीडिंग बुक्स. रिसोर्स माने द मोस्ट रिमार्केबल थिंग्स इन द लाइफ ऑफ मैन फ्रॉम एवरी एंगल. अगर मानव के जीवन में देखें तो हर एक दृष्टिकोण से जो हैबिट ऑफ रीडिंग है वह जो है रीडिंग बुक रिमार्केबल होती है. एंड वी एंजॉय रीडिंग बुक्स दैट बिलोंग टू अस सो मच मोर देन इफ़ दे आर बारोड. सो मच इफ़ दे आर बारोड, अगर वो उधार के लिए गए हैं. अ बारोड बुक इज लाइक अ गेस्ट इन द हाउस, जैसे घर में एक अतिथि होता है. इट मस्ट बी ट्रीटेड विथ पंक्चुअलिटीयसनेस विथ सर्टेन कंसिडरेट फॉर्मेलिटी. यू मस्ट सी दैट it sustains no damage. It must not suffer while under your roof. You cannot leave it carelessly, ना तो इसको लापरवाही छोड़ सकते हैं. You cannot mark it. You cannot turn down the page. You cannot use it familiarly. But your own books belong to you. You treat them with that affectionate intimacy that annihilates formality. Books are for use, not for show. किताबें यूज के लिए होती हैं, शो के लिए नहीं. A good reason for making favorite page in books is that this practice enables you to remember more easily the significant sayings to refer to them quickly. Everyone should begin collecting a private library in youth. हर एक व्यक्ति को एक लाइब्रेरी कलेक्ट करना चाहिए. One should have one's own bookshelves which should not have doors, glass, windows or cage. They should be free and accessible to the hand as well as to the eye. Books are of the people, by the people and for the people. Literature is an immortal part of history. It is the best and most enduring part of personality. अब इसमें जो भी प्रश्न आया होगा पैराग्राफ को समझ लिया. Importance of books, importance of borrowed books, importance of self books. जो प्रश्न आए होंगे अब वह किस पे जुड़े होंगे, जो किताबें होती हैं. आपने इसको देखा. तो जब कभी कंप्रीहेंशन सॉल्व करना हो तो कंप्रीहेंशन सॉल्व करने के पहले हम कंप्रीहेंशन को भली भांति पढ़ लें. अब पढ़ने के बाद हम उसको समझ लें कि यह कंप्रीहेंशन में कहा क्या गया है. फिर उसके बाद हम प्रश्न को पढ़ें और देखें कि एक्चुअली व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चंस. प्रश्न की डिमांड क्या है, प्रश्न की डिमांड क्या है. यहाँ पे है ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स मीन मैनकाइंड. ऑल द फॉलोइंग जितने शब्द दिए गए हैं ध्यान दीजिएगा, सब का मतलब क्या है, मैनकाइंड. एक्सेप्ट इनमें एक है जिसका मतलब मैनकाइंड मानव जाति नहीं है. होमो सेपियंस, अ वेराइटी, अ रेस ऑफ मैनकाइंड. ह्यूमन काइंड माने मैनकाइंड, ह्यूमनिटी माने मैनकाइंड, ह्यूमनिटीज यह गलत हो जाएगा क्योंकि यह क्या है, अ ब्रांच ऑफ लर्निंग है जिसे मानविकी कहा जाता है, जिसमें कला के विषय आते हैं. तो जो 54 है उसका डी यहाँ पे सही है. द अबव पैसेज इज ऑल अबाउट बुक्स, गेम्स, जोक्स, मैजिक. अब ये देखिए फैक्ट टाइप का है. जो उपयुक्त पैसेज दिया गया है वह ऑल अबाउट, यह किसके बारे में है, तो द ऑल द डिस्कशन इज सेंटर ऑल अबाउट बुक्स है. द अबव पैसेज इज ऑल अबाउट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ बुक्स, द प्लीजर ऑफ ओविंग बुक्स, रीडिंग अ बुक, बुक एंड थॉट. यह थॉट टाइप का प्रश्न है.
अब पैसेज ऑल अबाउट, यह पूरा का पूरा पैराग्राफ किसके बारे में है? मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ बुक्स, ऐसा नहीं है। द प्लीजर ऑफ ओविंग बुक्स, तो यह क्या हो जाएगा? 56 में देखें किताबों के क्या फ़ायदे हैं। अगर फ्रांसिस बेकन महोदय का ऐसे आपको याद है ऑफ स्टडी, तो शुरू में उन्होंने लिखा है कि रीडिंग मेकेथ अ फुल मैन, राइडिंग एन एग्जैक्ट मैन एंड कॉन्फ्रेंस रेडी मैन, तो उसके तहत इसमें क्या है? द प्लीजर ऑफ ओविंग बुक्स हो गया। अकॉर्डिंग टू द पैसेज अ बोरोड बुक इज लाइक अ गेस्ट इन द हाउस, यह देखिए फैक्ट हो गया सीधे सीधे। देखें तो जो बोरोड बुक होती है वह गेस्ट इन द हाउस होती है, उसमें हमारे पास कहीं ना कहीं एक डेडलाइन होती है, एक टाइम लिमिट होता है, उसके बाद आई हैव टू रिटर्न। अ बोरोड बुक लाइक अ गेस्ट इन द हाउस हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हाउ शुड यू नॉट ट्रीट अ बोरोड बुक, एक जो किताब होती है उसको आपको कैसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो ये जो किताब होती है इट मस्ट बी देखिए इट मस्ट बी ट्रीटेड एज वंस ओन पोजेसन, इसको ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे यह क्या है? यह एक का खुद का पोजेसन है, यह एक खुद का है। यह रिस्पांस क्या है? गलत है। इट मस्ट बी ट्रीटेड एज वंस ओन पोजेसन, इट मस्ट बी ट्रीटेड विद कंसिडरेट फॉर्मेलिटी, इट मस्ट बी ट्रीटेड केयरफुली, इट मस्ट बी ट्रीटेड केयरलेसली। अब अगर देखें कोई हमने उधार में किताब लिया है, तो अगर हमने उधार में किताब लिया है तो उसके साथ हमारा ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए? तो उसके साथ हमारा ट्रीटमेंट हाउ शुड नॉट ट्रीट अ बोरोड बुक, इट मस्ट बी ट्रीटेड एज वंस ओन पोजेसन, यह गलत है। इट मस्ट बी ट्रीटेड विद कंसिडरेट फॉर्मेलिटी, इसको क्या होना चाहिए? विद कंसिडरेट फॉर्मेलिटी होना चाहिए, क्योंकि वह जो किताब है वह हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वह जो है हमें लौटाना होगा, तो केयरलेसली नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट आर, इट मस्ट बी ट्रीटेड केयरफुली होना चाहिए। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मार्किंग फेवरेट पैसेज इफ ऑफ योर पर्सनल बुक्स, पिक आउट द करेक्ट वन। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मार्किंग फेवरेट पैसेज। अब अगर अपनी किताब है तो जब आप पढ़ते हो तो उसमें क्या करते हो? मार्किंग कर देते हो। अपनी किताब है तो आप क्या कर देते हो? उसमें अंडरलाइन कर देते हो। तो इट इनेबल्स वन टू रिमेंबर फैक्ट्स, यह हमें मदद करता है। इट इनेबल्स वन टू रिमेंबर द सिग्निफिकेंट सेइंग्स, जो अच्छी अच्छी बातें हैं। इट हिंडर्स वन फ्रॉम रिमेंबरिंग मोर इजली, EASILY होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? पूछ रहा है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मार्किंग फेवरेट पैसेज ऑफ योर ओन पर्सनल बुक्स, इट इनेबल्स वन टू रिमेंबर द सिग्निफिकेंट सेइंग्स। जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती वो हमको याद हो जाती। अगर चीज़ों को हम अंडरलाइन कर लेते हैं, अगर चीज़ों को हम अंडरलाइन कर लेते हैं तो इसका हो जाएगा 59 कभी। तो वह चीज़ें हमें क्या होती हैं? वह चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वह है। नेक्स्ट है 60, हाउ शुड द बुक शेल्फ्स ऑफ द प्राइवेट लाइब्रेरी बी? शुड हैव डोर, शुड हैव ग्लास विंडोज, शुड हैव कीज, शुड बी फ्री एंड इजीली एसेसिबल। अगर हम देखें हमारे पास जो लाइब्रेरी है, जो प्राइवेट अपनी लाइब्रेरी है, तो वह कैसा होना चाहिए? तो वह कैसी होनी चाहिए? शुड हैव ग्लास विंडोज, शुड हैव डोर्स। इस सब का कोई मतलब इसमें नहीं है कि उसमें ग्लास विंडो हो, उसमें डोर हो न हो, उसका एक ही मतलब है शुड बी फ्री एंड इजीली एसेसिबल, ऐसी जगह हो जहां हम आसानी से पहुंच सकें। तो 60 का क्या है? डी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? बुक्स आर फॉर यूज, बुक्स आर फॉर शो, बुक्स मस्ट नॉट बी डैमेज्ड, बुक्स मस्ट बी केयरफुली हैंडल्ड। ये पूछ रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सत्य नहीं है? तो जो उसकी सत्य नहीं है, बुक्स आर फॉर यूज, यह भी सही है। बुक्स आर फॉर शो, कोई मतलब नहीं है। बुक्स मस्ट नॉट बी डैमेज, यह भी सही है। बुक्स मस्ट बी केयरफुली हैंडल्ड, यह भी सही है। तो जो इसमें गलत है वह भी है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज एवरीवन शुड बिगिन कलेक्टिंग ए प्राइवेट लाइब्रेरी। अब हर एक व्यक्ति को प्राइवेट लाइब्रेरी कलेक्ट करना चाहिए, प्राइवेट लाइब्रेरी बनाना चाहिए। तो अगर आपने पैराग्राफ को पढ़ा होगा ध्यान से तो उसमें क्या दिया गया है? उसमें यूथ एज दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज बुक्स आर मोर इंजॉयबल व्हेन दे आर। अब लेखक का कहना है कि पैसेज के हिसाब से देखें कि किताबें हमारे लिए ज़्यादा अच्छी कब होती हैं? किताबें हमारे लिए ज़्यादा अच्छी कब होती हैं? तो इसमें एक दिया है
इन बुक्स आप, जब हम शॉप में देखते हैं इसका कोई मतलब नहीं, उधार तब भी नहीं, इन द लाइब्रेरी, इन पर्सनल पोजेशन। तो इसका 63 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 63 का डी हो जाएगा जब वो पर्सनल पोजेशंस होती हैं। नेक्स्ट डायरेक्शन है, सिनोनिम दिया गया है एबिस्मल। अब एबिस्मल से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब होता है अगाध या अपार होता है या अथाह होता है, ऐसे समझ लें, अथाह होता है। तो डिस्पेयरिंग माने निराशाजनक होता है, और डिस्कवरर माने खोज करने वाला होता है, टोटल सब माने पूरा जोड़ होता है। अब यहाँ पे दिया गया है बॉटमलेस, बॉटमलेस का अपरिमित होता है। तो जो नियरेस्ट इन मीनिंग चूँकि सिनोनिम है तो वह क्या है, वह बॉटमलेस हो जाएगा। तो चले, इसमें 64 क्वेश्चंस थे यहाँ पे जो दिए गए थे, यहाँ पे 64 क्वेश्चंस दिए गए थे। अब ये जो 64 क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, इनसे आपको दो चीज़ें सीखना है। एक तो देखें कि द नेचर ऑफ क्वेश्चन, जो भी टॉपिक आपका होता है उसको आप देख लें, उस टॉपिक से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ओपीएम एडिक्ट आया हुआ है तो आप कॉलरीज को भी तैयार कर लें। अगर ओपीएम एडिक्ट आया हुआ है तो आप कॉलरीज को भी तैयार कर लें, यह आपका दायित्व बनता है। दूसरी तरफ देखते हैं, अगर उसके सिवा जो हम पेपर पढ़ रहे हैं, जितनी चीज़ें हमको महत्वपूर्ण लगती हैं उनका शॉर्ट नोट्स बना लें। जैसे कंप्रीहेंशन की बात है, तो कंप्रीहेंशन का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको क्या मिलता है कि अगर आपसे बन गया, क्योंकि ये बल्क में पूछा जाता है, अगर आपसे बन गया तो 10 प्रश्न मोस्टली आपके एग्ज़ाम में आते हैं, 10 प्रश्न मोस्टली आपके एग्ज़ाम में आते हैं, और उन 10 में अगर 7-8 भी सही हो गए, और कंप्रीहेंशन को सॉल्व करना काफ़ी कुछ आसान होता है, कंप्रीहेंशन को सॉल्व करना काफ़ी कुछ आसान होता है। इसलिए नेक्स्ट जो एक वीडियो कंप्रीहेंशन पे बनाया जाएगा, क्योंकि कंप्रीहेंशन के प्रति कहीं न कहीं से देखें तो हम कंफ्यूज होते हैं, हमको लगता है कि इट कंटेन्स एन अनसीन पैसेज, देन हाउ टू सॉल्व इट, इट्स टफ टास्क। ऐसा नहीं, अगर कंप्रीहेंशन को हम अच्छे से पढ़ करके उसकी मीनिंग को समझ लेते हैं तो हमको कंप्रीहेंशन के प्रश्नों का उत्तर देना आसान होता है। तो आज का पेपर यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड डे, बाय।